दोस्तों, रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरीज तो हम सब सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो 2008 में 42 बिलियन यूएस डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ दुनिया का 6th रिचेस्ट पर्सन हुआ करता था। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी के बेटे और आज की डेट में देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की। अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी की तरह ही इनकी बिजनेस जर्नी की शुरुआत भी अपने फादर के रिलायंस एम्पायर में हुई, लेकिन किस्मत ने इन दोनों के लिए एकदम अपोजिट कहानी लिखी। आखिरकार 2008 में जो इंसान दुनिया का 6th रिचेस्ट आदमी था, वो कुछ 12 साल के अंदर अंदर बैंकरप्ट हो गया। 2020 में एक केस के सिलसिले में यूके के कोर्ट में अपने नेटवर्थ जीरो बताते हुए पर्सनल बैंकरप्सी क्लेम करनी पड़ी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इन 12 सालों में ऐसा क्या हो गया कि एक समय में मुकेश अंबानी से भी ज्यादा सक्सेसफुल माने जाने वाले अनिल अंबानी आज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का लोन ना चुकाने के चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। साल था 2002, दिन 6 जुलाई। यह वो दिन था जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाउंडर और भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक धीरूभाई अंबानी की हार्ट स्ट्रोक से डेथ हो गई, जिसके चलते अब रिलायंस ग्रुप की सारी जिम्मेदारी उनके दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के ऊपर आने वाली थी। लेकिन धीरू भाई अपने पीछे कोई विल छोड़कर नहीं गए थे, इसलिए ऐसे नाजुक मोड़ पर दोनों भाइयों ने मिलकर इस कंपनी का कार्यभार संभाल लिया। और धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद 21 जुलाई 2002 को हुई रिलायंस ग्रुप की पहली बोर्ड मीटिंग, जहां एक और मुकेश अंबानी को इस ग्रुप के चेयरमैन की गद्दी सौंपी गई, तो वहीं दूसरी ओर उनके छोटे भाई अनिल अंबानी को मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन बना दिया गया। इस समय सबको यही लग रहा था कि अब ये दोनों भाई मिलकर ही रिलायंस ग्रुप को आगे ले जाएंगे, लेकिन सच इससे कोसों दूर था। पर्दे के पीछे दोनों भाइयों के बीच कंपनी में अपनी अपनी डोमिनेंस बनाने की जंग छिड़ी हुई थी, जो बोर्ड मीटिंग्स में साफ देखी जा सकती थी। जहां एक तरफ अनिल अंबानी रिलायंस को एक अलग दिशा में ले जाना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी लगातार कंपनी में अनिल की डिसीजन मेकिंग पावर को कट करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच 27 जुलाई 2004 को ही रिलायंस ग्रुप की बोर्ड मीटिंग में पहली बार मुकेश अंबानी की ओर से खुले तौर पर रिलायंस ग्रुप पर एक छत्र राज कायम करने की पहली कोशिश हुई, जिसमें उन्होंने सर्कुलर जारी करके अनिल की डिसीजन मेकिंग पावर्स को लगभग खत्म ही कर दिया। यूं तो दोनों भाइयों के बीच रिलायंस ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी के बिजनेस मैनेजमेंट और कंट्रोल को लेकर खींचाताने जल्द ही नजर आने लगी थी, लेकिन मुकेश और अनिल अंबानी के बीच की ये दूरियां पहली बार पब्लिक के सामने तब उजागर हुई जब नवंबर 2004 में CNBC TV 18 को दिए गए एक इंटरव्यू में मुकेश अंबानी ने यह बात मानी कि रिलायंस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और ऑनरशिप को लेकर दोनों भाइयों के बीच डिसएग्रीमेंट है, जिसके बाद ही दोनों भाइयों की आपसी रंजिश एक कड़वी पब्लिक बैटल में बदल गई। लेकिन अब भी दोनों भाई रिलायंस ग्रुप में साथ साथ बने रहे, लेकिन इस कहानी में एक ड्रामेटिक मोड़ अभी आना बाकी था। यूं तो नवंबर में दिए गए इंटरव्यू के बाद से ही दोनों भाई रिलायंस ग्रुप के प्रोबेबल स्प्लिट के लिए अपने अपनी ओर से तैयारियां करने लगे थे, लेकिन इसी बीच रिलायंस ग्रुप के इन दोनों उत्तराधिकारियों के बीच बढ़ती खींचतान को देखते हुए इनकी मां कोकिला बेन ने वही किया जो दुनिया की कोई भी मां करती। उन्होंने दोनों के बीच के मसले को सुलझाने का बीड़ा खुद उठाया और इस काम के लिए उन्होंने JM मॉर्गन स्टैनले के चेयरमैन निमिश कंपानी और ICICI के चेयरमैन KV कामत की मदद ली। 28 दिसंबर 2004 यानी धीरूभाई अंबानी के बर्थडे पर कोकिला बेन ने सारी अंबानी फैमिली को अपने फैमिली होम कफे पराडे स्थित सी विंड अपार्टमेंट के 10th फ्लोर पर जमा होने का आदेश दिया, जहां पर अंबानी फैमिली का श्रीनाथ जी का मंदिर भी है। फाइनली इस मंदिर में ही कोकिला बेन ने अपने पूरे परिवार और रिलायंस ग्रुप के भविष्य का फैसला सुना दिया। कोकिला बेन चाहती थी कि रिलायंस ब्रांड का बंटवारा ना हो, साथ ही उनका फैसला था कि दोनों भाई ना तो एक ही इंडस्ट्री में रहकर एक दूसरे के कंपटीशन करेंगे और ना ही किसी आउटसाइडर को इंटरफेयर करने देंगे। ऐसे में उन्होंने रिलायंस ग्रुप के शेयर्स दोनों बेटों और खुद के बीच 30% के प्रोपोर्शन में बांटने का फैसला किया। वहीं अपनी दोनों बेटियों को 5% शेयर्स देने का मन बना लिया, जिससे दोनों भाइयों की लड़ाइयों के बीच बेटियों के शेयर मिलाकर कंपनी कंट्रोल कोकिला बेन के पास ही रहा, लेकिन कोकिला बेन अपनी बात मनवाने में विफल रही। जून 2005 तक मीटिंग्स और काउंटर मीटिंग्स का दौर चलता रहा, लेकिन इसी बीच 18 जून 2005 को कोकिला बेन अंबानी ने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह अनाउंस कर दिया कि श्रीनाथ जी की कृपा से उनके दोनों बेटों के बीच चल रहा इशू फ्रेंडली तरीके से रिजॉल्व हो गया है। कोकिला बेन का यह स्टेटमेंट रिलायंस के 30 लाख शेयर होल्डर्स के लिए एक संजीवनी की तरह था,
क्योंकि उनके इस अनाउंसमेंट के बाद ही रिलायंस कंपनी के शेयर्स तेजी से ऊपर जाने लगे। लेकिन कोकिलाबेन के इस प्रेस रिलीज के बाद भी रिलायंस ग्रुप का फॉर्मल डिवीजन होना अभी बाकी था। दिसंबर 2005 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से मिली हरी झंडी के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का डीमर्जर अप्रूव कर दिया, जिसके बाद कोकिलाबेन और अंबानी फैमिली के क्लोज फैमिली फ्रेंड केवी कामा, जो उस समय आईसीआईसीआई के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे, उनका बनाया हुआ डीमर्जर का प्लान इंप्लीमेंट कर दिया। धीरू भाई अंबानी द्वारा बनाया गया लगभग 99,000 करोड़ के इस एम्पायर का डीमर्जर में मुकेश अंबानी को रिलायंस ग्रुप के पारंपरिक कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईपीसीएल दी गई, जबकि अनिल अंबानी को राइजिंग इंडस्ट्रीज जैसे कि रिलायंस इन्फोकॉम, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल की कमान सौंपी गई। और यहीं से इन दोनों भाइयों की राहें अलग अलग हो गई। डीमर्जर के इस अनाउंसमेंट के बाद ही 3 जनवरी 2006 को अनिल अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोर्ड से अपना रेजिग्नेशन दे दिया। इसके कुछ दिन बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल ने ADAE यानी कि अनिल धीरूभाई अंबानी एंटरप्राइजेस को फॉर्म करने की घोषणा कर दी। ADAE अनिल अंबानी के सभी एसेट्स की होल्डिंग कंपनी बनने वाली थी। यही नहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल ने अपनी कंपनीज के फ्यूचर प्लान्स और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज की भी घोषणा की। इस सब के बीच एक्सपर्ट्स भी अनिल का बिजनेस एक्यूमेन, डायनामिक पर्सनालिटी और उनकी कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए यही मान रहे थे कि आने वाला युग अनिल अंबानी का ही होने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अनिल ने अपने पर्सनल वेंचर्स की शुरुआत रिलायंस ग्रुप के इस लॉन्ग अवेटेड डीमर्जर के फाइनल होने से पहले ही कर दी थी। 1 जुलाई 2005 में अनिल ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने डेब्यू करते हुए फिल्म प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, एग्जीबिशन और डिजिटल सिनेमा से लिंक्ड एक कंपनी एडलैब्स फिल्म के मेजॉरिटी स्टेक्स खरीद लिए। फोर्ब्स के एनुअल लिस्ट के अनुसार 14.8 बिलियन US$ की नेटवर्थ के साथ अनिल अंबानी इंडिया के 3rd रिचेस्ट इंडिविजुअल बन चुके थे। इस लिस्ट में उनके आगे केवल लक्ष्मी मित्तल और अजीम प्रेमजी ही थे, यानी इस वक्त तक अनिल अपने भाई मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ चुके थे। इसी बीच केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन से सप्लाई होने वाली गैस को लेकर दोनों भाइयों के बीच एक बार फिर लीगल बैटल शुरू हो गई। इस मामले पर अनिल अंबानी ने फैमिली एग्रीमेंट का हवाला देते हुए अपने दादरी पावर प्रोजेक्ट के लिए मुकेश अंबानी की गैस सप्लाइंग कंपनी से चीपर रेट्स पर नेचुरल गैस की डिमांड की, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। जैसा कि हमने आपको बताया कि अनिल अंबानी द्वारा 2005 में एंटरप्रेन्योर मनमोहन शेट्टी से 350 करोड़ की खरीदी हुई मल्टीप्लेक्स चैन एडलैब्स जनवरी 2008 में आते आते इतनी बड़ी हो गई थी कि इंडिया और अब्रॉड में इसकी 700 से ज्यादा स्क्रीन थी, जिसके चलते अनिल अंबानी लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स ऑनर बन गए। फिर 18 जनवरी 2008 को अनिल अंबानी की रिलायंस पावर लिमिटेड के IPO ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। यह IPO 1 मिनट के अंदर ही अपने ऑफर के 69 टाइम्स ऑर्डर अट्रैक्ट कर चुका था। ऐसे में अनिल अंबानी पर इन्वेस्टर्स का भरोसा साफ देखा जा सकता था। अनिल अंबानी की सभी लिस्टेड कंपनीज की कंबाइंड वैल्यूएशन 42 बिलियन US$ के अपने ऑल टाइम पीक पर पहुंच चुकी थी, जिसके चलते मार्च 2008 में रिलीज हुई फोर्ब्स की वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में अनिल अंबानी 6th रैंक पर पहुंच गए थे। ऐसे में अनिल अंबानी के चढ़ते सूरज को सब सलाम कर रहे थे। जुलाई 2008 में ही अनिल अंबानी के एंटरटेनमेंट बिजनेस ने फेमस अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की प्रोडक्शन कंपनी के साथ 1.5 बिलियन US$ का जॉइंट वेंचर के तहत ड्रीमवर्क्स के बैनर के तले ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर फिल्म बनाना शुरू की। यही नहीं, इन दोनों ने मिलकर हॉलीवुड में स्टूडियो बनाने का भी प्लान बनाया था। अनिल अंबानी के हॉलीवुड वेंचर के कड़ी में ही जुलाई 2009 में अनिल की कंपनी ने स्पीलबर्ग और स्टेसी स्नाइडर के साथ मिलकर नया प्रोडक्शन लॉन्च करने का प्लान किया, जिसके लिए अनिल की ओर से 825 मिलियन US$ की इनिशियल फंडिंग भी प्रोवाइड कराई गई। दोनों के बीच चल रहे इसी वेंचर्स ने आगे चलकर ऑस्कर्स 2012 में कमाल दिखाया। इसके चलते 84th एकेडमी अवार्ड्स में इस टाइप की मूवीज को 11 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया, जिसमें एकेडमी अवार्ड विनिंग लिंकन भी शामिल है। लेकिन इस बीच देखते ही देखते अनिल अंबानी के सूरज ने अस्त होना शुरू कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ अनिल अंबानी के डाउनफॉल का फेज। जिसकी शुरुआत यूं तो 2008 के इकोनॉमिक मेल्टडाउन से हुई थी, लेकिन इसका अंत लगभग 1 दशक बाद अनिल अंबानी के सेल्फ डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी से हुआ। भारत में रिलायंस कम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अनिल अंबानी ने उसमें 2 बिलियन US$ का एडिशनल डेट लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी इन्वेस्टमेंट किया था। यही नहीं, रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपनी ग्लोबल प्रेजेंस स्टैब्लिश करने के लिए साउथ अफ्रीकन कंपनी MTN के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर स्टैब्लिश करने की भी ठानी। अनिल को उम्मीद थी कि जिस तरह 2008 में रिलायंस कम्युनिकेशन इंडिया की लीडिंग कम्युनिकेशन कंपनी थी, ठीक वैसे ही इस जॉइंट वेंचर के बाद उसकी सफलता में 4 चांद लग जाएंगे और उनका कर्जा भी चूक जाएगा।
लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन के मुकेश अंबानी की फर्म्स के साथ चल रहे लीगल इश्यूज की वजह से 18 जुलाई 2008 को MTN ने इस डील से अपने हाथ खींच लिए। केजी बेसिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट देते हुए मुकेश अंबानी को गवर्नमेंट द्वारा तय किए गए रेट्स पर ही गैस सप्लाई करने के आदेश दिए। यह अनिल अंबानी के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इससे भी बड़ा झटका अभी लगना बाकी था, क्योंकि इसके ठीक बाद अंबानी भाइयों के बीच डीमर्जर के वक्त किया गया हुआ नॉन कॉम्पीट क्लॉज भी स्क्रैप कर दिया गया। यानी अब दोनों एक ही इंडस्ट्री में कॉम्पीट कर सकते थे। नॉन कॉम्पीट क्लॉज के स्क्रैप होते ही एक बार फिर मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम स्पेस में अपने कदम रखे। इसके लिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने 4,800 करोड़ रुपए में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड को खरीद लिया। इंडिया के इनफेमस 2G स्कैंडल में अप्रैल 2011 में अनिल अंबानी के मैनेजिंग डायरेक्टर और 2 वाइस प्रेसिडेंट मिसप्राइज्ड मोबाइल नेटवर्क लाइसेंस एक्वायर करने के शक में गिरफ्तार कर लिए गए, जहां इन सभी पर इल्जाम था कि रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़ी कंपनीज के लिए ये लाइसेंसेस उनके शेयर्स के प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए लिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सीबीआई ने अनिल अंबानी के 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कथित तौर पर इन्वॉल्वमेंट को लेकर पूछताछ भी की। नतीजा यह हुआ कि अनिल अंबानी की नेटवर्थ 4 फोल्ड्स गिरकर $8.8 बिलियन पर पहुंच गई। अनिल अंबानी ने अपनी बढ़ती मुश्किलों और गहराते हुए स्कैंडल्स के बीच अपने पुराने कर्जों को पे ऑफ करने के लिए और रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए 3 चाइनीज बैंक्स ICBC, CDB और एक्सिम बैंक ऑफ चाइना से पर्सनल गारंटी पर $1.2 बिलियन से ज्यादा का लोन ले लिया। सितंबर 2010 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते हुए बढ़ी हुई गैस कीमतों और लैंड एक्विजिशन में आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए अनिल अंबानी ने दादरी पावर प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए और इसके साथ अनिल अंबानी का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गया और दिसंबर 2014 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने बिग सिनेमा कार्निवल ग्रुप को बेच दिया। इतना ही नहीं, 2016 का फाइनेंशियल ईयर एंड होते होते अनिल अंबानी की बहुत सी कंपनीज कर्जे और ऑपरेशनल ट्रबल्स में फंस चुकी थी। जहां एक और रिलायंस पावर को अपने एसेट्स सेल करने पड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अब तक बीते 3 सालों में ही रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपना 98% वैल्यूएशन खो दिया था, जिसके चलते अनिल अंबानी की नेटवर्थ गिरकर $2.5 बिलियन ही रह गई थी। सितंबर 2016 मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च करके इंडियन टेलीफोनी मार्केट को बदल कर रख दिया। लो टैरिफ और सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर मुकेश अंबानी ने जियो के 4G नेटवर्क को घर घर तक पहुंचा दिया, जिससे न केवल इंडियन मोबाइल टेलीफोनी मार्केट बल्कि अनिल अंबानी को भी बड़ा झटका लगा। सितंबर 2017 में एरिक्सन ने अपने और रिलायंस कम्युनिकेशन के बीच हुए मल्टी ईयर मैनेज्ड सर्विसेज एग्रीमेंट को रिलायंस की ओर से हो रही पेमेंट डिलेज की वजह से तोड़ दिया। यही नहीं, उसने NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में रिलायंस कम्युनिकेशन से अपने 11 बिलियन के ड्यूज को रिकवर करने के लिए याचिका दायर की। 2018 आते आते एरिक्सन और रिलायंस कम्युनिकेशन का विवाद NCLT से निकलकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, जिसने तेजी से डाउन होते अनिल अंबानी के एम्पायर की मुश्किलें और बढ़ा दी। फरवरी 2019 तक आते आते अनिल अंबानी का मोबाइल टेलीफोनी वेंचर आरकॉम यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन न केवल लगभग खत्म होने के कगार पर था, बल्कि इस कंपनी को अपने लेंडर्स को 48,000 करोड़ रुपए चुकाने थे। इस टेलीकॉम कंपनी का बिजनेस श्रिंक होते होते फिक्स्ड लाइन कम्युनिकेशन, डेटा सेंटर सर्विसेज और एंटरप्राइज सोल्यूशन तक ही सीमित रह गया था, जिसके चलते 2008 में 19,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2018 में महज 4,684 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया था, जबकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिससे एक कंपनी के साइज और शेयर होल्डर अपील का अंदाजा लगाया जाता है, वो भी जनवरी 2008 के 1,65,917 करोड़ के अपने पीक वैल्यूएशन से गिरकर फरवरी 2019 तक केवल 1,687 करोड़ पर आ गया था, यानी कि सिर्फ 1%। सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन केस की सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी को 4 हफ्तों के भीतर अपने ड्यूज क्लियर करने का आदेश दिया। साथ ही अनिल के पिछले रवैये और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को देखते हुए उन्हें ऐसा ना करने पर 4 हफ्तों बाद जेल भेजे जाने का भी आदेश दिया। इसी बीच 22 फरवरी 2019 को आई वैल्यूएशन रिपोर्ट से पता चलता है कि अनिल अंबानी की सारी लिस्टेड कंपनीज की कंबाइंड वैल्यूएशन केवल 24,922 करोड़ रुपए है, जिसके बाद अनिल अंबानी ने एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया, लेकिन यह रिकॉर्ड था दुनिया में सबसे तेज गिरावट का। संकट के इस समय में अनिल के बड़े भाई मुकेश अंबानी ने उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और अपने भाई को जेल जाने से बचाने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशन का 453 करोड़ का लोन सुप्रीम कोर्ट के डेडलाइंस के ठीक एक दिन पहले चुका दिया। यानी अब तक अनिल अंबानी अर्श से नीचे तो आ चुके थे, लेकिन उनका फर्श से टकराना अभी बाकी था। जुलाई का महीना आते आते अनिल अंबानी की नेटवर्थ केवल 0.5% ही बची थी।
ऐसे में मेन स्ट्रीम मीडिया अनिल अंबानी को बीते 100 सालों में अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ का फास्टेस्ट डिस्ट्रॉयर बताने लगी। 2012 में अनिल अंबानी द्वारा 3 चाइनीज बैंक से पर्सनल गारंटी पर लिया हुआ लोन अभी चुकाना बाकी था। ऐसे में अनिल अंबानी की ओर से हो रहे डिफॉल्ट्स को देखते हुए उन्हें इन बैंक्स ने यूके में स्यू कर दिया, जहां पर 7 फरवरी 2020 को इस रिच बिलियनियर ने कोर्ट को बताया कि उनकी लायबिलिटीज को देखते हुए उनकी नेट वर्थ 0 है। ऐसे में अपनी पॉवर्टी, लिक्विडिफिएबल या मीनिंगफुल पर्सनल एसेट न होने का हवाला देते हुए पर्सनल बैंकरप्सी क्लेम कर दी। और ऐसे एक समय में 42 बिलियन US की नेटवर्थ क्लेम करने वाले अनिल अंबानी की नेटवर्थ टेक्निकली $0 हो गई। हालांकि ये अलग बात है कि अनिल अंबानी की वाइफ और उनके दूसरी फैमिली मेंबर्स अभी भी बिलियनियर्स ही हैं, जिनके पोजीशन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के यॉश, कार्स, जेट प्लेन्स, प्राइम प्रॉपर्टीज और ना जाने क्या क्या है। यही नहीं, अक्टूबर 2021 में रिलीज हुए पेंडोरा पेपर्स में अनिल अंबानी के 1.3 बिलियन US के ऑफशोर अकाउंट्स का भी खुलासा हुआ है। लेकिन इस सब के बीच भी ऑन पेपर्स अनिल अंबानी अब दुनिया के रिचेस्ट बिलियनर्स की लिस्ट से दूर सेल्फ अक्लेम बैंक करप्ट्स की लिस्ट में खड़े नजर आते हैं। अनिल अंबानी पर बनाई हुई ये केस स्टडी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो भी यस जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन यहाँ तक देख रहा है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।